Chapter 36 The Top Marksman Exclusive Arrow Insignia Wang Jian completely shocked. सीनियर जनरल को रिपोर्ट करते हुए ये सच में झाओफेंग ही है। जुनहू ने तुरंत जवाब दिया। 100 जैंग का टारगेट। झाओफेंग के पास इतनी आर्चरी स्किल और स्ट्रेंथ है। वांग जियान के चेहरे पर सीधा सरप्राइज दिख गया। आपको शायद पता नहीं होगा सीनियर जनरल, पर झाओ साहब एक जन्मजात आर्चर हैं। सिर्फ 6 दिन पहले तक उन्हें तीर चलाना भी नहीं आता था और इतने कम वक्त में उनका हुनर आसमान छूने लगा। आज वो 50 जैंग दूरी से तीनों तीर सीधा बुलजाय पे मार देते हैं। जुनहू ने रिस्पेक्ट भरे अंदाज में कहा। ये सुनते ही वांग जियान की आंखें तेजी से फैल गईं। साथ खड़े जनरल्स भी हैरान रह गए। तीर चलाना नहीं आता था और सिर्फ 6 दिन में ये लेवल? क्या ये मुमकिन है? ली तेंग भी हैरानी से बोल पड़ा। उससे पता था कि झाओफेंग 5 दिनों से कैंप में ही रहता था। वांग यान ने पहले ही रिपोर्ट किया था कि झाओफेंग यहाँ रुककर यूनिट से फेमिलियर हो जाए। बाद में जब वांग यान अपना पद छोड़ देंगे, झाओफेंग ही इस गैरिसन का चार्ज ले लेगा। जनरली और बाकी सब जनरल्स एक बार अपनी आंखों से देख लेंगे तो यकीन हो जाएगा। जुनहू मुस्कुराकर बोला, टारगेट सेट हो चुका है, चलो देखते हैं। वांग जियान ने तुरंत इंटरेस्ट दिखाया। वो और बाकी जनरल्स आर्चरी रेंज की तरफ बढ़ गए, ध्यान रखते हुए कि शार्प वॉरियर्स की भीड़ को डिस्टर्ब न करें। कुछ देर बाद झांग हान दौड़ता हुआ झाओफेंग के पास आया। मिस्टर झाओ, टारगेट तैयार है। मिलिट्री रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आप 10 तीरों में से 5 बुलजाय मार देते हैं तो आप डिवाइन आर्चर क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर सारे के सारे 10 तीर लग गए तो फिर आप डिवाइन आर्चर्स के भी ऊपर एक ट्रू मास्टर लेवल आर्चर बन जाते हैं। जांग हान ने हंसी के साथ जवाब दिया, और फिर आप अपना एक्सक्लूसिव एरो एम्बलम भी बनवा सकते हैं। आर्मी में हर खास स्किल की बड़ी अहमियत होती थी। डिवाइन आर्चर्स तो बैटलफील्ड पर दुश्मन जनरल्स को भी गिरा सकते थे। उनका दर्जा बिल्कुल अलग होता था। अगर ऐसा है तो चलिए, मैं वो एक्सक्लूसिव एरो एम्बलम ले लेता हूँ, झाओफेंग ने सीधे टोन में कहा। वो अपना बो उठाकर 100 जैंग दूर के टारगेट पर नजर गाड़ देता है। झाओफेंग के ऑल एट्रीब्यूट्स आम आदमी से बहुत ज्यादा थे और उसकी बाज जैसी निगाह उसका असली वेपन थी। पहला तीर छोड़ा। हुश! तीर हवा को चीरते हुए निकला। थैक! सीधा टारगेट के सेंटर को फोड़ दिया। वाह! 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 शार्प वॉरियर्स एक्साइटेड होकर चीयर करने लगे, पर झाओफेंग ने एक पल भी जाया नहीं किया। इस बार 3 तीर एक साथ बो पर रखे। हुश! 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 पहला वॉली हुआ भी नहीं कि दूसरा निकला, फिर तीसरा वॉली तुरंत बाद। दूसरी तरफ टारगेट से लगातार धमाकेदार आवाजें आईं। थैक! 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 सारी नजरें टारगेट पर टिक गईं। दूर होने के बावजूद सबको क्लियरली दिख रहा था, एक भी तीर चूका नहीं। टारगेट के पास खड़ा एक शार्प वॉरियर तुरंत दौड़कर चिल्लाया, मिस्टर झाओ ने सारे 10 तीर बुलजाय पे मारे, डिवाइन आर्चर के मास्टर रैंक को क्वालिफाई कर लिया। फिर से चीयर्स फूट पड़े। वाह! वाह! मास्टर अमंग डिवाइन आर्चर्स, जिंदाबाद! वॉरियर्स जोश में पागल जैसे हो गए। टारगेट इधर लाओ, जांग हान ने एक्साइटमेंट से चिल्लाया। 2 वॉरियर्स भारी टारगेट को उठाकर ले आए। 100 जैंग से टारगेट को चूर देना? मिस्टर झाओ, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है? जांग हान बिल्कुल शॉक में था। 50 जैंग पर पेनिट्रेट करना आम आदमी के बस का काम नहीं, और ये तो 100 जैंग। शानदार आर्चरी! पीछे खड़े वांग जियान भी तारीफ रोक नहीं पाए। सब लोग पलट कर देखने लगे। वांग जियान! झाओफेंग ने तुरंत बो रख दिया और बो किया। सीनियर जनरल को प्रणाम। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। वांग जियान मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। झाओफेंग, उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे असली सरप्राइज दिया। 100 जैंग से एक तीर लगाना आर्मी में सुना है, पर 3 तीरों की वॉली, वो भी 100 जैंग से, पूरी आर्मी में कभी नहीं सुना। तुम्हारी आर्चरी बियॉन्ड सुपर्ब है। सीनियर जनरल ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, झाओफेंग शांत टोन में बोला। नहीं, वांग जियान ने फर्म अंदाज में कहा, सुना है 6 दिन पहले तुम्हें तीर चलाना नहीं आता था। आज ये लेवल, ये कोई आम टैलेंट नहीं, ये स्वर्ग का वरदान है। झाओफेंग चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा रहा। मास्टर आर्चर को अपना एक्सक्लूसिव एरो मार्क डिजाइन करने की अधिकार होता है। वांग जियान मुस्कुराए। रेगुलेशन को पूरा किया जाए। एक शार्प वॉरियर छोटा वुडन बोर्ड और कार्विंग नाइफ लेकर आया। मिस्टर झाओ, कृपया अपना मार्क लिखिए।
कोई भी कैरेक्टर? जी हाँ, कोई भी एक कैरेक्टर आपका एक्सक्लूसिव मार्क बन जाएगा, वांग जियान ने समझाया। झाओ फेंग ने बिना सोचे बोर्ड उठाया और एक ही शब्द लिख दिया, किल। प्राचीन चिन लिपि में। सीधा और जबरदस्त, वांग जियान हंसी के साथ बोले। अब से यही झाओ फेंग का एक्सक्लूसिव एरो मार्क होगा। वो वॉरियर बोर्ड लेकर झुक गया और तुरंत बोर्ड लेकर चला गया। अब से फ्लेचरी झाओ फेंग के लिए खास एरोज बनाएगी, हर तीर पर यह मार्क होगा। अच्छा, अब सीरियस टोन होगा। ली तेंग तुरंत आगे बढ़े और जोर से गरजे, असंभव! एक ही कमांड पर पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड हिल गया। 10,000 से ज्यादा शार्प वॉरियर्स दौड़कर सेंटर में असेंबल हो गए। इसमें सिर्फ वांगयान की ट्रूप्स ही नहीं, बल्कि वो सब सोल्जर्स भी थे जो ली तेंग ने यांग सिटी की डिफेंस के लिए बुलाए थे। बाओ युआन के अचानक अटैक के बाद ली तेंग अब किसी भी रिस्क को अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्या ये मेरा रीअसाइनमेंट अनाउंस करने वाले हैं? चैप्टर 37 जुनहू कमांडर, 5,000 ट्रूप्स की कमांड, 5 पदों की जबरदस्त प्रमोशन। क्या ये अनाउंसमेंट मेरी ट्रांसफर का होगा? झाओ फेंग के दिमाग में तुरंत ये बात आई। वांग जियान का यहाँ आना बिना वजह तो हो ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, ये सब कुछ बढ़ती जंग की तैयारी से जुड़ा हुआ था, और वो एक आदमी के लिए यहाँ नहीं आ सकते। बस मौका सही लगा तो साथ में ये भी कर रहे होंगे। इस बार तो मुझे काफ़ी ट्रेजर बॉक्सेस मिलने वाले हैं। झाओ फेंग अपने अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गया। कुछ ही देर में पूरा कैंप असेंबल हो चुका था। तेज कदमों की आवाज़, जोश भरी सांसें और डिसिप्लिन्ड फॉर्मेशन। पूरा ग्राउंड तेजी से एक सख्ते परेड फील्ड में बदल गया। वांग जियान घूमकर सब पर नजर डालते हुए गरजे, आज मैं यहाँ 2 बातों के लिए आया हूँ। पहली बात, उनकी आवाज़ पूरे कैंप में गूंज उठी। यांग सिटी की हालत, वहाँ की हार और उसके बाद का सरप्राइज अटैक, इन सब का जिम्मेदार एक ही आदमी है, मैं जनरल ली तेंग। कैंप में खामोशी छा गई। शाही फरमान के मुताबिक उनकी गलती रिकॉर्ड की जा रही है। अगर आगे कोई भी लापरवाही हुई तो सीधे मिलिट्री जज के सामने पेश कर दिए जाएंगे। हर शार्प वॉरियर के दिल में एक ठंड सी दौड़ गई। वांग जियान का वो ठंडा कठोर अंदाज किसी को भी हिला देता। ली तेंग साइड में झुककर खड़े रहे, बिल्कुल आवाज नहीं। दूसरी बात, इस बार वांग जियान की नजर सीधी झाओ फेंग पर टिक गई। किन के सबसे बड़े योगदान देने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करने का शाही फरमान लाया हूं, वही जिसने सप्लाई लाइंस को बचाया और शत्रु सेना को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये बात किसी को हैरानी नहीं थी। झाओ फेंग के कारनामे अब तक पूरे कैंप में बिजली की तरह फैल गए थे। झाओ फेंग उपस्थित। झाओ फेंग सीधा आगे आया और डीप बाउ की। वांग जियान ने एक स्क्रोल निकाला, शाही फरमान। पूरा परेड ग्राउंड एक साथ झुक गया। हम अपने महाराज के हुक्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वांग जियान ने फरमान पढ़ना शुरू किया। लॉजिस्टिक आर्मी के झाओ फेंग, तुमने देश के लिए महान सेवा दी, शत्रु का हमला रोका और जो नए इलाज तुमने बनाए उन्होंने कई घायल सैनिकों की जान बचाई। तुम्हारी वीरता और बुद्धि दोनों की मिसाल दी जानी चाहिए। इसलिए तुम्हें लॉजिस्टिक आर्मी से निकालकर मेन बैटल कैंप में भेजा जाता है। तुम्हें शार्प वॉरियर्स का ऑफिसर बनाया जाता है। 4 आधिकारिक पदों की पदोन्नति। तुम अब कैपिटल कमांडेंट और जुनहू हो। आगे से 5,000 सेना तुम्हारे अधीन होगी। और साथ ही 5 नोबिलिटी रैंक्स की पदोन्नति। तुम्हें ऑफिशियल जेंटलमैन का शाही दर्जा दिया जाता है। वॉर के बाद तुम्हारा स्टाइपेंड, सैलरी और जमीन सब मिलिट्री मेरिट के हिसाब से दिया जाएगा। ये सुनकर पूरे ऑफिसर चौंक गए। 4 ऑफिशियल रैंक्स और 5 नोबिलिटी रैंक्स, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। ये तो लगभग असंभव होता है। लोग चुप-चुप कर बातें करने लगे। इवन झाओ फेंग के चेहरे पर भी शौक क्लियरली दिख रहा था। किन शी हुआंग ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया? ये तो सीधे 9 ट्रेजर बॉक्सेस हुए।
झाओफेंग का दिल लिटरली धड़कने लगा। ऑफिशियल पोजीशन से ज्यादा उसकी नज़र तो इन ट्रेजर बॉक्सेस पर थी। कौन जाने इनमें क्या अनमोल चीजें हों। वांग जियान हंसा। झाओफेंग, एडिक्ट लोगे या नहीं? झाओफेंग तुरंत संभला, आगे बढ़कर झुक गया। राजा का आभार, मैं झाओफेंग शाही फरमान स्वीकार करता हूं। वो फरमान लेते ही डीप बाउ में चला गया। कैपिटल कमांडेंट का आर्मर और तलवार लाओ, वांग जियान ने हुक्म दिया। एक एड एक बॉक्स लेकर आया। अंदर चमकता हुआ ब्लैक आर्मर और एक शानदार तलवार रखी थी। झाओफेंग ने रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट किया। अब से, वांग जियान की आवाज गंभीर हो गई, तुम लॉजिस्टिक आर्मी का हिस्सा नहीं, तुम कैपिटल कमांडेंट और जुनहू हो। किन की मेन बैटल कैंप में तुम्हें सिर्फ लड़ना नहीं, तुम्हें 5000 शार्प वॉरियर्स की कमांड करनी होगी। आदेश स्वीकार है, झाओफेंग ने सीधी आवाज में कहा। राजा तुमसे बहुत उम्मीद रखता है, उसका भरोसा मत तोड़ना। वांग जियान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर पूरी सेना की तरफ मुड़कर बोले, झाओफेंग का उदाहरण पूरी किन आर्मी के लिए संदेश है। यहां सिर्फ एक बात देखी जाती है, तुम्हारी मेरिट। जो शत्रु को मारेगा उसे इनाम मिलेगा, जो देश के लिए कारनामा करेगा उसे पद और दर्जा मिलेगा। झाओफेंग का ये प्रमोशन सबको दिखाने के लिए है कि ये रास्ता सबके लिए खुला है। सेना में जुनून की लहर दौड़ गई। सबके चेहरों पर सपने चमक रहे थे। तो मैं एक सिंबल बन गया, झाओफेंग समझ गया। वांग जियान उसे एक रोल मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, पूरी आर्मी का मोराल बढ़ाने के लिए। ऐसी प्रमोशन सालों में नहीं होती। आज वो सिर्फ इस कैंप का एग्जाम्पल था, कल पूरे लंतियान कैंप का और परसों शायद पूरी किन आर्मी का। लो प्रोफाइल, वो ख्वाब अब खत्म। पहली बार उसने अपने दोस्त वेई चुआन को बचाने के लिए तलवार फेंकी थी, दूसरी बार पीछे भागती सेना को बचाने के लिए। कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ मजबूरी थी। पर अब सब सामने आ चुका था, छुपने का कोई रास्ता नहीं। चलो ठीक है, मैं बैटलफील्ड का ही सहारा लूंगा। जितने ज्यादा एट्रीब्यूट्स इकट्ठा कर लूंगा, उतना आसान होगा जब एंड ऑफ किन आएगा। और रॉयल पैलेस का 1000 ईयर ब्लड जिनसिंग, वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। झाओफेंग ने अंदर ही अंदर तय कर लिया। बाद में सेना वापस डिस्पर्स हो गई। शांग जांगजिन, मैं मेन बैटल कैंप में कहाँ रिपोर्ट करूं? झाओफेंग ने पूछा। अब वो 5000 की कमांड संभाल रहा था, पर जाना कहाँ था? वांग जियान ने ली टैंग की तरफ देखा। जनरल ली, चिंता मत करिए शांग जियांगजिन, एक दिन में सब अरेंज हो जाएगा, ली टैंग ने रिस्पेक्टफुल टोन में जवाब दिया। वांग जियान ने झाओफेंग से कहा, परसों इसी परेड ग्राउंड पर आ जाना। कमांडेंट कैंप के पूरे 5000 लोग तुम्हारे हवाले होंगे, एक भी आदमी कम नहीं होगा। चैप्टर 38 9 ट्रेजर बॉक्सेस महा प्रॉफिट। वांगजन के जाने के बाद सारे जनरल्स और ऑफिसर्स ट्रेनिंग फील्ड की तरफ रुक गए। झांग हन और कई पुराने जुनहाओ, साथ ही एलीट वॉरियर्स, सब एक जगह जमा हो गए। कंग्रेचुलेशंस कैपिटल कमांडेंट, कंग्रेचुलेशंस मिलिट्री कमांडर। एक के बाद एक लोग आगे बढ़कर झाओफेंग को बधाई देने लगे। झाओफेंग मुस्कुराकर हर एक को हाथ जोड़कर जवाब देता रहा। झांग हन ने हल्का सा सांस छोड़ा। क्या ही अच्छा होता अगर कैपिटल कमांडेंट हमारे कमांडेंट कैंप को लीड करते। आपकी स्ट्रेंथ से तो हम सारे दुश्मनों को कुचल देते। झाओफेंग हंस पड़ा। क्या बात है, तुम्हें अपने मिलिट्री कमांडर वैंग से इतनी नफरत है? झांग हन ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, नहीं, बस उनका टेम्परामेंट थोड़ा अलग है। आर्मी को लीड करने के लिए जो तीखापन चाहिए होता है, वो नहीं मिलता। और जब से वो कमांड में आए हैं, हमारा कैंप तो रियर में ही रखा जा रहा है। दूसरे कैंप्स बैटलफील्ड में धूम मचाते हैं और हम लोग बस देखते रहते हैं। ये सुन के झाओफेंग को सब समझ आ गया। रियर में क्यों रखते? सिंपल, वांग यान, सीनियर जनरल की बेटी, कैसे अलाउ करेगा ली तेंग के वो फ्रंट लाइन में जाएं? कुछ हो गया तो किस मुंह से जिम्मेदारी लेगा?
यांग सिटी का डिफेंस भी सेफ समझकर दिया गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बाओ युआन वहां छिपा होगा। उस वक्त ली तेंग को सप्लाई लाइन की चिंता से ज्यादा शायद वांग यान की सेफ्टी का डर लगा होगा। झाओ फेंग ने हंसकर कहा, कोई तो रियर संभाले। यांग सिटी की बैटल याद है, कितना बड़ा लेसन था। झांगन ने सर हिलाया, बिल्कुल सही, पर लोग फिर भी फ्रंट लाइन की आग में कूदने के लिए बेचैन रहते हैं। ऑर्डर्स तो मेन जनरल के होते हैं, हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। ये सब उसके हाथ में नहीं था। झांगन और बाकियों से अलविदा कहकर झाओफेंग अपने क्वार्टर्स वापस आ गया। दरवाज़ा बंद करते ही उसने अपनी कैपिटल कमांडेंट की यूनिफॉर्म, आर्मर और तलवार साइड में रख दी। अब वक्त था ट्रेजर चेस्ट रिवॉर्ड्स का। प्रमोशन एक साथ 9 लेवल्स, मतलब 9 ट्रेजर चेस्ट्स। झाओफेंग का दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया, होस्ट हैज़ बिन प्रमोटेड टू बाजियांग, awarded 1 first order treasure chest. Host has been awarded total 9 first order treasure chests. नाइस। झाओफेंग हंसी रोके न जाते हुए सोचा, अब कुछ सही चीज मिली तो मजा आ जाएगा। ओपन ऑल ट्रेजर चेस्ट्स। ओपनिंग ऑल फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर चेस्ट्स। सेकेंड ऑर्डर लो ग्रेड लॉन्गचुआन स्वॉर्ड अवॉर्डेड। फर्स्ट ऑर्डर मिड ग्रेड हीमोस्टैटिक पाउडर फॉर्मूला अवॉर्डेड। Manual of Movable Type Printing, awarded. Manual of Paper Making, awarded. Mysterious Order High Grade Descending Dragon Palm, awarded. Second Order High Grade Great Restoration Elixir, awarded. 1000 Tiles of Gold, awarded. Yellow Order Mid Grade Intermediate Internal Skill, awarded. Mysterious Order Low Grade Dragon Elephant Scripture, awarded. ट्रेजर चेस्ट्स के खुलने के बाद जब सारी आइटम्स उसके सामने आई तो पहले वो बस आंखें चुंधियाता रह गया, पर अगले ही पल उसकी नज़र लास्ट 2 आइटम्स पर जम गई। कल्टिवेशन टेक्निक्स 2-2। अरे वाह, फाइनली सिस्टम ने दया की। ड्रैगन एलिफेंट स्क्रिप्चर, क्या ये वही ड्रैगन एलिफेंट प्राज्य स्किल के जैसा है? बस कुछ अलग लग रहा है। एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होता, झाओफेंग ने तुरंत कमांड दिया, एक्सट्रैक्ट इंटरमीडिएट इंटरनल स्किल, एक्सट्रैक्ट ड्रैगन एलिफेंट स्क्रिप्चर। अगले ही सेकंड जैसे कोई अमृत से भरपूर ज्ञान दिमाग में उतारा जा रहा हो, दोनों मैनुअल्स के मंत्र सीधे उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में इम्प्रिंट हो गए। और ये तो क्लियरली हाई लेवल है। ड्रैगन एलिफेंट स्क्रिप्चर डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर लग रहा है। झाओफेंग खुशी से सोचते हुए पूरा ध्यान उस टेक्निक में डुबा दिया। ड्रैगन एलिफेंट स्क्रिप्चर, टोटल 9 लेयर्स, हर लेयर से 1000 जिन्स की ब्रूट फोर्स इंक्रीज। 9th लेयर ड्रैगन एलिफेंट फोर्स। इनर स्ट्रेंथ से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हाँ, बेसिक टाइप का टेक्निक है शायद, पर हु केयर्स, पहला कल्टीवेशन मेथड मिला है, बस वही काफ़ी है। आगे चल के और पावरफुल टेक्निक्स भी मिल जाएंगी। फिर उसने लॉन्गचुआन स्वॉर्ड एक्सट्रैक्ट की, एक डिवाइन ग्रेड तलवार जिसके ब्लेड से ठंडी चमक निकल रही थी, बिल्कुल इस युग की फोर्जिंग से बाहर की चीज। क्या स्वॉर्ड है ये, लेजेंडरी लॉन्गचुआन, बैटलफील्ड पे तो यही मेरी जान बचाएगी। डिसेंडिंग ड्रैगन पाम भी एक्सट्रैक्ट करते ही उसके मंत्र सामने आ गए। 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स नहीं, पर ये तो उससे भी पावरफुल लग रहा है। पर ट्रूची, अब कहाँ से लाऊं ट्रूची? टेक्निक समझ आई पर यूज करने का पावर नहीं। थोड़ी निराशा हुई पर जल्दी संभल गया। एक मार्शल टेक्निक, 2 कल्टिवेशन टेक्निक्स, ये तो जैकपॉट से भी ऊपर है। हीमोस्टैटिक पाउडर का फॉर्मूला तो प्राइसलेस है, ठीक दाम पे बेचेंगे तो पैसा ही पैसा। प्रिंटिंग और पेपर मेकिंग, ये तो पूरे एम्पायर की पावर स्ट्रक्चर हिला देने वाली चीजें हैं। सिस्टम क्या मुझे फ्यूचर एम्परर बनाने का रास्ता भी बना रहा है? झाओफेंग ने सोचा और खुद ही हंस दिया। 9 ट्रेजर चेस्ट्स सही में चिनशी हुआंग का गिफ्ट लग रहे हैं। ज्यादा स्ट्रांग बनना है, सिंपल, प्रमोशंस लेते रहो, एनिमी किल, मेरिट अर्न, फिर लूट मिलती रहेगी, परफेक्ट। सब आइटम्स देखकर झाओफेंग का दिल खुशी से भर गया। ये सब उसके फ्यूचर को ही एनहांस कर रहे थे। टुनाइट कल्टिवेशन शुरू करूंगा, कल देखते हैं वांग जैन मुझे किस कैंप में भेजता है। तभी बाहर से फुटस्टेप सुनाई दिए। कमांडर झाओ यहाँ हैं?
किसी अजीब आदमी की आवाज़ आई। झाओफेंग ने जवाब दिया, हाँ, क्या बात है? दरवाज़ा खुला, लॉजिस्टिक्स आर्मी के 2 सोल्जर्स एक एक बॉक्स उठाए अंदर आए। चैप्टर 39 झाओफेंग, आई वॉन्ट यू। दोनों लोग सीधे हॉल के टेबल तक आए, बॉक्स खोला और कुछ खाने के डिशेस के साथ कुछ वाइन के मटके निकाल कर रख दिए। टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है, झाओफेंग ने बाहर के डार्क आसमान को देखकर कहा। शाम हो भी गए, पर जब उसकी नज़र टेबल पर पड़ी तो वो तुरंत हैरान हो गया। अरे, आज वाइन भी है? ये सब मिलिट्री कमांडर वैंग के कहने पर अरेंज किया गया है, एक सोल्जर ने जवाब दिया। हम चलते हैं, दूसरे ने रिस्पेक्टफुल मैनर में कहा और दोनों वहां से निकल गए। मेन कॉम्बैट कैंप में ड्रिंकिंग स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। वैंग ये क्या कर रही है? झाओफेंग ने थोड़ा हैरान होकर वाइन के मटकों पर नजर डाली, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। कल तक वो ऑफिशियली कैपिटल कमांडेंट बन जाएगा, अभी तो वो लॉजिस्टिक्स आर्मी का ही एक आइडल मेंबर माना जाता था। आज का डिनर भी काफी रॉयल लग रहा है, मीट भी, सब्जी भी। झाओफेंग मुस्कुराकर चॉपस्टिक्स उठाता है और खाने लगता है। तभी हॉल के बाहर से हल्की नर्म फुटस्टेप्स की आवाज आई। इतनी हल्की चाल, तुम तो ऐसे नहीं चलता, झाओफेंग ने बिना मुड़े मजाक की। और सही ही था, हॉल का दरवाज़ा खुला और वैंग येन धीरे से अंदर आई। उसने आते ही दरवाज़ा सॉफ्टली बंद कर दिया। पिछले कुछ दिनों में झाओफेंग और वैंग येन काफ़ी फेमिलियर हो गए थे। रोज़ मिलना, रोज़ बात करना, उनके कॉन्वर्सेशंस अब पहले जैसी सीरियस नहीं रही थी। वैंग येन ने कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती रही। जब झाओफेंग ने सिर घुमाया, वो लिटरली जम सा गया। तुम क्या कर रही हो? उसके शब्द अटक गए। झाओफेंग ने जिंदगी में मौत, जंग और बेशुमार अजीबोगरीब चीजें देखी थीं, पर ये तो उसके साथ कभी लाइफ में नहीं हुआ था। वैंग येन बिल्कुल बदल गई थी। मिलिट्रिस्टिक बन खुला हुआ था, लंबे काले रेशमी बाल कंधों पर बहते हुए, सिर्फ एक हेयरपिन उन्हें संभाल रहा था। ब्लैक रेड का लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट जिसमें एक अलग ही हेरोइक ग्रेस थी, और चेहरा जो पहले कुछ डिस्गाइज्ड रहता था, अब पूरी तरह सामने था। एक ऐसी खूबसूरती जो बस कहा जा सकता था, पर समझाया नहीं जा सकता था। झाओफेंग अपने पुराने जन्मों की यादों में भी इतनी नेचुरल ब्यूटी याद नहीं ला पाया था। द्याओ चान भी शायद ऐसी ही दिखती होंगी, उसके जहन में ख्याल आया। वैंग येन ने जब झाओफेंग का स्टन्ड एक्सप्रेशन देखा तो उसके होठों पर हल्की सी स्माइल खिल गई, जैसे उसे एग्जैक्टली यही रिएक्शन चाहिए था। वो उसके पास आई, धीरे से उसके सामने बैठी और एक मटका उठाकर अपने लिए कप भर दिया, दूसरा झाओफेंग के लिए। तुम क्या कर रही हो? झाओफेंग हकलाकर बोला। ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैं कल जा रही हूँ, वैंग येन ने धीरे से कहा। जा रही हो? कहाँ? झाओफेंग चौंक गया। घर, उसने हल्के से कहा। घर? आर्मी में नहीं रहोगी? झाओफेंग के दिल में अजीब सी खारीपन की चुभन हुई। आर्मी में रहकर क्या करूं? कुछ भी कर लूं, कुछ बदलेगा ही नहीं। आई वॉन्टेड टू अर्न ऑनर, कुछ फर्क लाना चाहती थी, पर ना मुझे मौका मिला, ना कोई वैल्यू, और अगर मिल भी जाता तो भी उसका कोई फायदा नहीं था। उसकी खूबसूरत आंखों में हल्का सा दर्द चमका। झाओफेंग बस चुपचाप सिर हिलाता रहा। तुम मेरे साथ एक ड्रिंक कर लो, इससे फेयरवेल समझ लो, और एक सेवियर को थैंक यू का तरीका भी। वैंग येन ने कप उठाया। झाओफेंग भी बिना कुछ कहे पाए अपना कप उठाता है। चेयर्स! वैंग येन ने एक ही बार में कप खाली कर दिया। वो हंस रही थी, लेकिन झाओफेंग को उस हंसी के पीछे का दर्द क्लियरली दिख रहा था। वो भी चुपचाप अपनी ड्रिंक पी गया। वैंग येन अपनी किस्मत बदलना चाहती थी, पर झाओफेंग खुद अपनी डेस्टिनी कंट्रोल नहीं कर पाता, और वैंग जियन की बेटी, एक पावरफुल मिलिट्री क्लैन की सायन, उसकी जिंदगी पहले ही लिख दी गई थी। उसमें कुछ बदलाव आसान नहीं था। वैंग येन ने हल्का सा नखरा किया। क्या देख रहे हो? खाओ पियो, ये हमारी लास्ट मुलाकात है। तुम सोचते हो मैं तुम्हें इन्फीरियर मानता हूँ, कि लड़की होकर तुम आर्मी में कुछ नहीं कर सकती, पर आज हमारी लास्ट नाइट है,
उसकी आवाज़ दर्द से भरी थी, जैसे बस रो पड़ेगी। जाओफेंग ने उसे छुप कर देखकर कहा, पियो, और एक और कप भर कर पी लिया। लड़की, किसने बोला तुम पर हम लोग नीचा नज़र डालते हैं? उसकी आवाज़ अब सरप्राइजिंगली सॉफ्ट थी। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। इस ज़माने में एक औरत के पास कुछ नहीं होता। तुमने अपनी किस्मत से लड़ने की कोशिश की, यही बहुत बड़ा काम है। जीत हो या हार, तुमने प्रूफ किया है कि तुम किसी से कम नहीं हो। वैंगियन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, सच? सच? जाओफेंग मुस्कुराकर सिर हिलाता है। वैंगियन का चेहरा खिल गया। तुम शायद बस मुझे कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हो, पर जो भी हो, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं आर्मी में कुछ थाम नहीं पाई, सारी गलतियां की, पर अगर तुम ये बोल रहे हो तो मैं बहुत खुश हूँ जाओफेंग। और वो एक और ड्रिंक पी गई। जाओफेंग ने भी साथ दिया। थोड़ी देर में दोनों के चेहरे पर हल्का सा नशा आ गया। तुम जानते हो, मेरा पिता वैंगजियन है, पिन के सीनियर जनरल। मुझे पहले ही पता था, वरना लीतेंग तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों होता? तुम इतने टाइम से समझ ही नहीं रहे थे। तुम जानते हो मुझे किससे शादी करने के लिए कहा गया है? कोर्ट में लोग ग्रेट किंग से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे फुसू, पिन के एल्डेस्ट प्रिंस से शादी करा दी जाए। क्या तुम नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं। मैं रॉयल फैमिली में शादी नहीं करना चाहती। मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हूँ जिसे मैं प्यार करूँ। मैं राजनीति का मोहरा नहीं बनना चाहती। इस जमाने में ये मुश्किल है, जाओफेंग ने धीरे से कहा। पहले तो मैं सिर्फ इतना ही जानती थी कि मैं किसी के लिए पपेट नहीं बन सकती, अपनी डेस्टिनी को तोड़ना चाहती थी। पर अब? वैंगियन धीरे से उठी। उसकी आंखों में नशा, दर्द और कुछ और। मैंने उसे ढूंढ लिया है। जाओफेंग की सांसें रुक गईं। जाओफेंग, मुझे तुम पसंद हो। शायद हमारी मुलाकात छोटी थी, पर शायद यही किस्मत थी। तुमने मेरी जान बचाई। शायद ये ग्रैटिट्यूड है या लव एट फर्स्ट साइट, पर अगर मुमकिन होता तो मैं तुमसे शादी करना चाहती। जाओफेंग बस उसे देखते रह गया। एक ऐसी खूबसूरत, नशीली, दुखी और हिम्मत वाली लड़की जो उसके सामने अपना दिल रख रही थी। फिर वैंगियन थोड़ी लड़खड़ाती हुई उसकी तरफ चल दी। मैं अपनी किस्मत नहीं बदल सकती, वो हस्की वॉइस में बोली, तो मैं अपने आप को बदल दूंगी। वो बिल्कुल पास आई और हल्की सी खुशी, नशा और डिटर्मिनेशन की मिक्सचर वाली आवाज में फुसफुसाई, जाओफेंग, आई वॉन्ट यू। चैप्टर 40 द पिनिकल ऑफ पावर। इस पल शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं थी। वक्त परफेक्ट था, जज्बात और जज्बे का एक बेमिसाल संगम। कमरे के अंदर दिए बुझ गए और सारे अल्फाज हवा में ही रह गए। नेक्स्ट डे सुबह के हल्की रोशनी बस उभर ही रही थी जब जाओफेंग की आंखें खुल गई। सर भारी, थोड़ा दर्द सा। जब होश जरा सा ठीक हुआ, वो पलट के देखता है, पर उसके पास वाली जगह खाली थी। चद्दर पर एक हल्की सी लाल लकीर जो सब कुछ बता रही थी। जाओफेंग अचानक उठ बैठा, आंखों में बेचैनी की झलक। वो सच में चली गई? पिछली रात वांगयान ने अपना सब कुछ उसे दे दिया था। ये कहना झूठ होता कि वो अंदर से ना हिल गया हो। उसकी नज़र तब टेबल पर पड़ी। सिल्क के टुकड़े पर लिखा एक खत। तुरंत उठकर उसने उसे हाथ में उठाया। वो वांगयान का ही था। डायरी के अनुसार वो, कल की रात को एक सपना समझ लेना। मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुई हूँ, किन के उच्च कुलीन की बेटी। मेरी किस्मत कभी मेरी नहीं रही। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एहसास हैं। अगर मुमकिन होता तो मैं खुशी खुशी तुमसे विवाह करती, पर किस्मत को बदला नहीं जा सकता। कल रात बस मेरी एक बेअसर कोशिश थी अपनी तकदीर को तोड़ने की। अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे लिए लंबी उम्र और सुख की कामना करती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी की सिर्फ एक गुजरगाह हूँ। उम्मीद है अगले जन्म या किसी और मौके पर हम इस पल की दर्दनाक अलविदा के बिना मिल सके। हर लफ्ज़ सच्चा, हल्का सा दर्द भरा। वांगयान ने कोशिश की थी तकदीर से लड़ने की, पर आखिर हार मान ली थी।
जाओ फेंग ने खत को संभाल कर रखा, चेहरे पर एक ठंडी गहरी सोच। फिर वो तुरंत हॉल से भागकर कैंप की तरफ दौड़ा। ड्रिल्स चला रहे ज़ांग हेन को देखते ही पूछ बैठा, मिलिट्री कमांडर वांग कहाँ है? जाओ फेंग की हालत देखकर ज़ांग हेन भी हिल गया। सुबह साइड गेट पर मैं कैंप के कई विशेष सैनिक दिखे थे, शायद वो वहां किसी काम से गई हों। जाओ फेंग ने एक पल न रुका, सीधा साइड गेट की तरफ दौड़ पड़ा। ज़ांग हेन रह गया हैरान, आखिर हुआ क्या है? साइड गेट, मिलिट्री कैंप। एक कैरेज तैयार खड़ी थी। वांग्यान उसके अंदर बैठी कैंप को दूर से देख रही थी, निगाहों में गहरा लगाव। मिस, पर्सनल गार्ड कमांडर ने झुककर कहा, चलने का वक्त हो गया है। वांग्यान ने धीरे से हाँ की और पर्दा गिरा दिया। दिल भारी था, पर रास्ता बस एक ही था, रवाना हो जाओ। 500 विशेष सैनिक घोड़ों पर सवार होकर कैरेज का पीछा करते निकले। धीरे धीरे वो जगह पीछे रह गई, वो जगह जहां वांग्यान ने एक पल को तकदीर को तोड़ने की सोची थी। जब तक जाओ फेंग भटा हुआ सा वहां पहुंचा, सारी रथ साथियों के साथ दूर जा चुकी थी। वो सच में चली गई। उसने समझौता कर लिया उस बेजान राजनीतिक शादी से। आंखों में पछतावा चमका, फिर धीरे धीरे वो बदल गया, दृढ़ हौसला और एक नया जुनून। अगर तुमने रात को मुझे अपना सब कुछ ना दिया होता तो हो सकता है मैं कभी मुड़कर ना देखता। तुम्हारी राजनीतिक शादी से मुझे कोई मतलब ना होता, पर अब सब कुछ बदल गया है। अब तुम मेरी हो और तुम्हें कोई मुझसे नहीं छीन सकता, चाहे वो क्राउन प्रिंस फुसू ही क्यों ना हो। पावर, थोड़ा वक्त दे दो, फिर मैं किसी से नहीं डबूंगा। वांग्यान, इंतजार करना, मैं तुम्हें जाओ परिवार की करतारधार दुल्हन बनाकर रहूंगा। मिलिट्री काउंसिल हॉल। जनरल ली, आपका अदना सा सिपाही जाओ फेंग हाजिर होता है। ली टेंग ने उसे देखकर हैरानी से भौं उठा दी। इतनी सुबह तुम? जी, आज से मुझे कमांड संभालनी है, लापरवाही का सवाल ही नहीं। जाओ फेंग की आवाज़ मजबूत थी। ली टेंग ने उसका पूरा सयाने से जायजा लिया। एक रात में ये बदलाव, कल के मुकाबले आज तुम बिल्कुल और आदमी जैसे लग रहे हो। जाओ फेंग मुस्कुराया, खुद नहीं जानता सर। ली टेंग ने हाँ में हाँ मिलाई। कल तक तुम कमांड नहीं लेना चाहते थे, आज जज्बा कुछ और ही है। जब मैं मेन कैंप आ ही गया तो पूरी ईमानदारी से सेवा करूंगा, सैनिक बनकर नाम कमाऊंगा, अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। ली टेंग खुश हो गया। बहुत अच्छा, देश के लिए वफादारी और अपने लिए महान सपने, यही दाकिन के योद्धाओं की पहचान है। जाओ फेंग ने हाथ जोड़कर पूछा, जनरली मुझे कौन सा कमांडेंट कैंप मिलेगा? उसे मालूम था वांग्यान वाली यूनिट ही उसके हाथ आने वाली थी। ली टेंग गंभीर हो गया। कमांडेंट वांग को एक नई जिम्मेदारी दी गई है, वो जा चुकी हैं, तुम उनका कैंप संभालोगे। आदेश स्वीकार है, पर एक और विनती है। बोलो। मैं जंग में जाना चाहता हूँ, यांग सिटी में तैनात नहीं रहना चाहता। यही उसका फैसला था, वांग्यान के लिए, अपनी माँ के लिए और अपने लिए। किन की मिलिट्री मेरिट सिस्टम के सहारे वो सीढ़ियां चढ़कर सबसे ऊंचे पद तक पहुंचना चाहता था। ली टेंग जोर से हंसा। तुम जैसे भारी योद्धा को हम पीछे कैसे बिठाएं? जल्द ही तुम्हें जिम्मेदारियां मिलेंगी, आदेश का पालन होगा। चनताओ, ली टेंग ने पुकारा। एक वानजैंग तेजी से अंदर आया। ये जाओ फेंग है। ली टेंग ने कहा, ये तुम्हारे सीधे अधिकारी हैं। फिर उसने चनताओ को बताया, ये वही योद्धा हैं जिन्होंने बाओ युआन को मारा और हमारी सेना को तबाही से बचाया। सम्मान की बात है, कमांडेंट जाओ। ली टेंग सच्चाई से बोला, मैं अब आगे नहीं बोलूंगा। चनताओ, इन्हें कैंप लेकर जाओ। कमांड संभालते ही तुम दोनों तुरंत हान कैपिटल की तरफ मार्च करोगे। जी जनरल। मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड। 5000 शार्प वॉरियर्स एकदम सीधी 5 फॉर्मेशंस में खड़े थे, हर एक में 1000 सैनिक। आगे 5 जुनहू खड़े थे। जनरल चन आ गए। लाउड क्राई के साथ चनताओ और जाओ फेंग सीधी चाल से उनकी तरफ बढ़े। चैप्टर 41, कमांडेंट कैंप का कमांड संभालना, फेट ऑफिशियल सील का जन्म। ग्रीटिंग्स जनरल। ट्रेनिंग ग्राउंड पर खड़े 5000 शार्प वॉरियर्स एक साथ झुक गए। एट ईज, चनताओ ने सीधी चाल से आगे बढ़ते हुए कहा, थैंक यू जनरल।
5,000 वॉरियर्स की आवाज एकदम तलवार की धार की तरह गूंज उठी। चेन ताऊ ने जोर से घोषणा की, मैं आज यहाँ जनरल ली का हुक्म सुनाने आया हूँ। सेना की बदली के कारण जुनहू कमांडर वांग यान को दूसरे कैंप भेज दिया गया है। आज से उनका कमांडेंट कैंप कमांडर जाओ फेंग के अधीन होगा। ये सुनकर झांग हान और 3 और जुनहू, जो पहले से जाओ फेंग को जानते थे, आंखों में चमक लेकर खड़े हो गए। वाह, आखिर हमारी यूनिट को कमांडर जाओ ही मिल रहे हैं। अब तो हमारा कैंप और भी शानदार हो जाएगा। जाओ फेंग की नज़र एक और जुनहू पर पड़ी। मिस्टर वे, और पीछे लॉजिस्टिक्स आर्मी के पुराने भाई, वो सब यहाँ एक मेन कॉम्बैट यूनिट में कैसे? जब उसने ध्यान से देखा तो वेकवान के पीछे एक से बढ़कर एक जाना पहचाना चेहरा, सारे उसके पुराने साथी, जिनसे साथ मौत को भी आंखों में देखा था। उसके देखते ही वेकवान मुस्कुराया। कमांडर जाओ को अभी तक सलूट नहीं किया? चेन ताऊ गरजा। ग्रीटिंग्स कमांडर जाओ। इस बार आवाज और भी जबरदस्त थी, ये दिखाता हुआ कि जाओ फेंग का दर्जा इनके दिलों में कितना बुलंद है। कमांडर जाओ, चेन ताऊ ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, आगे का सब तुम संभालो। तुम इतने दिनों से कैंप में हो, सिस्टम जानते हो। जी, ये सिपाही समझ गया। जाओ फेंग ने सर झुकाकर जवाब दिया। चेन ताऊ चला गया। जाओ फेंग सामने खड़े 5,000 वॉरियर्स के बीच जाकर रुका। ब्रदर्स, एट ईज, उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। थैंक यू कमांडर जाओ। गूंज वापस आई, स्टेडी, रिस्पेक्टफुल। आज से मैं फर्स्ट कमांडेंट कैंप का कमांडर हूँ। ज्यादा लफ्ज नहीं कहूंगा, बस इतना याद रखना, बैटलफील्ड पर मैं किसी भी भाई को पीछे नहीं छोड़ूंगा। डिसमिस्ड। जाओ फेंग की आवाज स्टील की तरह ठोस थी। विंड, विंड, विंड। योद्धा विक्रम से गरजे और फॉर्मेशन तोड़कर चले गए। झांगहान, जुनहू लोग और पुराने लॉजिस्टिक्स आर्मी के वीर सब भागते हुए उसके पास आ गए। मिस्टर जाओ, वेकवान में हंसी दबाते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ और प्रमोशन भी मिल गई। खुश हो कि नहीं? कैपिटल कमांडेंट, मैं भी आ गया। हम सब आ गए। हमारे 600 पुराने भाई। सिर्फ कुछ लोग भारी जख्मों की वजह से डिस्चार्ज हुए, बाकी सब तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हैं। जाओ फेंग के चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों थी। मिस्टर वे, तुम सब यहाँ कैसे? तुम्हें पता भी है कि ये मेन कॉम्बैट यूनिट क्या होती है? लॉजिस्टिक्स से बिल्कुल अलग है। मौत को एक बार आंखों में देख चुके हैं हम, अब किस बात का डर? भाई लोग जिंदगी मौत साथ निभा चुके हैं। जब सुना कि तुम्हें मेन कॉम्बैट यूनिट में भेजा जा रहा है, हम सब ने मिलकर दरख्वास्त की। वैसा भी एक बार तो मर चुके हैं, दोबारा मरना कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर लड़ना ही है तो तुम्हारे साथ लड़कर जीतेंगे, मिलिट्री मेरिट कमाएंगे, पदवी पाएंगे। अम्बिशन खुली किताब की तरह दिख रही थी। एक और पुराने भाई ने बोला, हम सब कैपिटल कमांडेंट के पीछे खड़े हैं, नाम कमाना है, पदवी पानी है। उन सब की आंखों में एक ही रोशनी थी, इरादे की, विश्वास की, जीत की। जाओ फेंग ने सबको देखा, ये उसके असली भाई थे। दिल से हंसी छूटी। अच्छा, तुम सब आ गए हो, बस फिर कुछ कहना का ही नहीं। लॉजिस्टिक्स आर्मी का काम अलग था, लेकिन यहाँ हम फ्रंटलाइन शार्प वॉरियर्स हैं। अब देश की सीमाओं को बढ़ाना है। रैंक और टाइटल बैटलफील्ड से ही मिलते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर सबसे ऊंचे दर्जे तक चढ़ोगे, ब्लड के दम पर। उसकी आवाज में वो तीखी ताकत थी, वक्त ने उसे बदल दिया था। पहले ये सब सपना था, अब इरादा। पिन के गिरने वाले युग में अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी माँ के लिए, वांग यान के लिए, खुद के लिए, वो सब झोंक देगा। वेकवान ने एक पल में समझ लिया, जाओ फेंग बदल गए हैं। अब ये सच में लड़ना चाहते हैं। जीवन, आदर, पदवी, सब जीतने का सोचा है। मगर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये बदलाव आ गया? तभी जाओ फेंग के पैनल पर एक नई लाइन चमकी। आपके अधीन 5,000 सैनिक हैं। आपको राजवंश की डेस्टिनी का वरदान मिला है। क्या आप फेट ऑफिशियल सील को कंडेंस करना चाहते हैं? जाओ फेंग एक पल के लिए सन्ना रह गया। फेट ऑफिशियल सील? फिर तुरंत उसने फैसला किया। झांगहान, उसने पुकारा, अधीन उपस्थित हैं। ये वेकवान है, मेरे लॉजिस्टिक्स के सीनियर। इनसे मिलकर सब काम समझाओ। और तुम सब जाओ, तैयारी शुरू करो, सामान बांधो, हम जल्दी ही मार्च करने वाले हैं। ये सुनकर जुनहू की आंखों में खुशी की बिजली दौड़ गई। 4 महीने से हान के खिलाफ युद्ध चल रहा था, पर ये लोग पीछे अटके थे। आखिर इन्हें मौका मिलने जा रहा था। खून गर्म हो गया। ये सर, सब तुरंत निकल गए। जाओ फेंग एक कोने में जाकर बैठ गया। उस पैनल पर चमकती लाइन को देखा। फेट ऑफिशियल सील? डेस्टिनी से जुड़ा हुआ कुछ बहुत ही शक्तिशाली चीज होगी। उसने आंखें बंद की और सोचा भी नहीं। कंडेंस द फेट ऑफिशियल सील।
डायनास्टिक डेस्टिनी कमांडेंट ऑफिशियल सील को कंडेंस कर रही है। फेट ऑफिशियल सील बन चुका है। उसकी नज़रों के सामने एक सुनहरी आभा से चमकती मोहर हवा में तैर रही थी। कोई भौतिक वस्तु नहीं, एक धार्मिक चिन्ह। उस पर शब्द लिखे थे, कैपिटल कमांडेंट। चैप्टर 42 किस्मत का मुहर का कमाल। यू हैव ऑब्टेन द कमांडेंट्स ऑफिशियल सील, वुड यू लाइक टू इक्विप इट? जैसे ही फेट ऑफिशियल सील सामने आया, सिस्टम का प्रॉम्प्ट फिर से फ्लैश हुआ, इक्विप कर दो। जाओ फेंग ने तुरंत ऑर्डर दिया। अगले ही सेकंड वो मुहर एक तेजी से चमका, एक लाइट बीम में बदला और सीधा उसके शरीर में घुस गया। ऑफिशियल सील सक्सेसफुली इक्विप्ड, पैसिव एट्रीब्यूट्स एक्वायर्ड। 5000 सेना पर कमांड। जब होस्ट सेना के साथ चार्ज लीड करे, सबऑर्डिनेट्स का मोराल और कॉम्बैट पावर 10% बूस्ट। जब होस्ट सबऑर्डिनेट्स को लेकर लाशों को उठवाकर दफनावाता है, तो टोटल एट्रीब्यूट्स का 1/10 हिस्सा होस्ट को मिलता है। पैनल देखते ही जाओ फेंग का मुंह लिटरली खुल गया। ये तो सच में हेवन डिफाइंग है। लाशें दफनाने से एट्रीब्यूट्स, वो भी हजारों सोल्जर्स के साथ, अकेले करने से कितना टाइम लगता। ये तो सीधा फ्री का जैकपॉट है। और ऊपर से कॉम्बैट और मोराल बूस्ट, 10% भी बैटलफील्ड पर जानलेवा होता है। ये कमांडेंट सील तो कमाल का है। सील के एट्रीब्यूट्स देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। पहले तो उसे लग रहा था कि ये फेट ऑफिशियल सील का क्या यूज होगा, अब सब क्रिस्टल क्लियर था। ये उसके लिए प्राइसलेस ट्रेजर था। ओपन एट्रीब्यूट पैनल, जाओ फेंग ने कहा। उम्र 16 साल, स्ट्रेंथ 999, स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा उतना ही एक्सप्लोजिव फोर्स, स्पीड 656, तेजी जितनी हाई मूवमेंट उतनी फास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन 658, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल टू फास्ट रिकवरी एंड अनलिमिटेड स्टैमिना, स्पिरिट 655, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट इक्वल टू क्लियरर माइंड, शार्पर थॉट्स, हाई लेवल पर स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस कर सकता है, लाइफ स्पैन 86 ईयर्स 305 डेज, पोर्टेबल स्पेस 6 क्यूबिक मीटर, कल्टिवेशन मेथड ड्रैगन एलिफेंट स्क्रिप्चर, मार्शल टेक्निक्स डिसेंडिंग ड्रैगन पाम, एक्सप्लोजिव फिस्ट, फंडामेंटल मास्टरी, एक पंच में अपनी स्ट्रेंथ का डबल आउटपुट। सारे एट्रीब्यूट्स 700 के आसपास, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जाओ फेंग ने सोचा। आंखों में एंटिसिपेशन चमक उठी। हान राजधानी सिनजेंग। रॉयल हॉल का माहौल अनयूजुअली हैवी था। किंग हानान सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने प्राइम मिनिस्टर जांग पिंग और मिलिट्री अफेयर्स के हेड रिनाउंड नोबल हान फेई खड़े थे। योर मैजेस्टी, जांग पिंग ने गहरी सांस लेकर बोला, जो भेजना था सब भेज दिया। सारे स्टेट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, ज़्यादातर चू को। सीनियर जनरल शहीद हो चुके हैं, उनका आखिरी उचित योजना भी फेल हो गई, किंग हानान ने थके हुए आवाज़ में कहा। उनका प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल था, जांग पिंग ने भी साय लिया। अगर हम चिन आर्मी का सप्लाई लाइन कट कर देते तो हान को रीइंफोर्समेंट्स का वक्त मिल जाता। अब सिर्फ डेस्परेट डिफेंस बचा है। वांग जियान ने फिर प्रूव कर दिया कि वो चिन का सबसे डेंजरस सीनियर जनरल क्यों है, हान फे ने धीरे से कहा। लॉर्ड हान, आप गलत समझ रहे हैं, जांग पिंग ने धीरे से कहा। इस बार सीनियर जनरल को वांग जियान ने नहीं, बल्कि चिन की लॉजिस्टिक्स आर्मी ने हराया। हान फे का चेहरा एकदम स्टिफ हो गया। लॉजिस्टिक्स आर्मी? कुछ हजार राउटेड सोल्जर्स ने हमारे इलीट फोर्सेस को रोक लिया और फिर चिन ने उन्हें घेर कर एनाहिलेट कर दिया। अगर बाओ जियान वांग जियान से हारता समझ आता, पर एक लॉजिस्टिक यूनिट से हारना, ये सच में हजमाना बहुत मुश्किल था। चिन की नेशनल पावर इतनी बढ़ गई है कि उनका हर सोल्जर, चाहे लॉजिस्टिक्स का हो या फ्रंटलाइन, इलीट के बराबर लड़ सकता है, हान फे ने पूछा। सब शांगयांग की रिफॉर्म्स और मिलिट्री मेरिट सिस्टम का कमाल है, जांग पिंग ने बताया। पूरे देश को बदल दिया उन्हीं दो चीज़ों ने। सारे स्टेट्स जानते थे, पर कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता था, क्योंकि रिफॉर्म्स का मतलब होता था नोबिलिटी की मोनोपोली तोड़ना, और वो कभी अलाउ नहीं करते। काश शेनबुहाई की रिफॉर्म्स पूरी तरह इम्प्लीमेंट हुई होती तो आज हान भी चिन के बराबर होता, जांग पिंग ने दर्द से कहा। किंग ने हाँ में हाँ मिलाई। शेनबुहाई गलत वक्त पर पैदा हुआ। अगर वो मेरे टाइम पर होता तो मैं उसकी रिफॉर्म्स को पूरा सपोर्ट करता। हान फेई ने चुपचाप ये सब सुना, लेकिन अंदर ही अंदर जानता था शेनबुहाई की रिफॉर्म्स टेम्पररी होती। चिन की रिफॉर्म ही लॉन्ग टर्म पावर सोर्स थी।
चिन ने कॉमन मैन को भी ऊपर उठने का मौका दिया। स्टेटस स्वॉर्ड के दम पर मिलता था और इसी वजह से चिन सोल्जर्स डेथ से नहीं डरते। हान फेई जैसे लीगलिस्ट मास्टर को बहुत अच्छी तरह समझ था कि चिन क्यों अनबीटेबल है। योर मैजेस्टी, ज़ांगपिंग ने गंभीर आवाज में कहा, अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, कैपिटल का फुल डिफेंस। जाओ और देई रीएनफोर्समेंट्स भेजने को रेडी हैं। जब तक हम सिनजिंग को होल्ड कर लें, हम चिन को रोक सकते हैं। मिनिस्टर हान, किंग ने हान फेई से पूछा, हमारे पास कितनी फोर्सेस हैं? टोटल 70,000, हान फेई ने जवाब दिया। अगर सिटी के अंदर के सारे स्लेव्स को भी मोबिलाइज कर लेंगे, इंक्लूडिंग नोबल हाउस होल्ड्स, तो 80,000 से ज़्यादा। पर स्लेव्स को मोबिलाइज करने के लिए आपका डिक्री ज़रूरी होगा। देश जोखिम में है, किंग ने तुरंत कहा। मैं यह अधिकार तुम्हें देता हूं, जो भी रिफ्यूज करे मिलिट्री लॉ। प्राइम मिनिस्टर ज़ांगपिंग सीधा खड़ा हो गया। या मैजेस्टी, मैं हान के साथ जीने मरने की कसम खाता हूं। मेरे घर के 2000 स्लेव्स भी सिटी डिफेंस के लिए हाजिर हैं। अच्छा, किंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जब प्राइम मिनिस्टर एग्जाम्पल सेट कर रहा है तो बाकी ऑफिशियल्स भी फॉलो करेंगे। हान फेई ने कुछ नहीं कहा, पर उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। बस यही उम्मीद है कि जाओ और वई की रीइंफोर्समेंट्स सच में आए, या फिर शायद बिल्कुल भी नहीं आएंगी। उसके दिल में कट्ठी सी महसूस हो रही थी। किंग को नहीं पता, पर हान फेई को क्लियरली दिख रहा था। हान का पतन अब लगभग तय है। चैप्टर 43 सब एट्रीब्यूट्स 700 के पार और एक ट्रेजर बॉक्स। हान की राजधानी शिंगजेंग से 50 मील से भी कम दूर एक छोटा सा हान का बॉर्डर सिटी के अंदर कुछ हजार हान सोल्जर्स बेकार सी रेजिस्टेंस कर रहे थे, तीर चला रहे थे, एरोज उड़ा रहे थे। पर चिन की एलीट ट्रूप्स ने तो पहले ही सिटी वॉल्स तक रीच कर लिया था, और जैसे ही सीज हैमर पहला वार मारा, बूम, सिटी गेट सीधा तोड़ दिया गया। चैन ताओ ने अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाई और गरजा, सारे सोल्जर्स सुनो, अटैक, सबको मार डालो। एक ही पल में उसके हजारों शार्प वॉरियर्स दीवानों की तरह सिटी के अंदर दौड़ पड़े। इतना छोटा सा शहर चिन आर्मी के सामने क्या ही टिकता। गेट टूटते ही बैटल का रिजल्ट फिक्स हो चुका था। हान सोल्जर्स पैनिक में इधर उधर भागने लगे और चिन सोल्जर्स उनका पीछा करते हुए उन्हें काटते जा रहे थे। और उनके बीच नेचुरली जाओ फेंग भी था। मारो, जाओ फेंग गरजा, लॉन्गक्वान स्वॉर्ड को घुमाते हुए। डिवाइन वेपन प्लस उसके मॉन्स्ट्रस एट्रीब्यूट्स के साथ राउटेड आर्मी के अगेंस्ट वो लिटरली अनस्टॉपेबल था। किल्ड अ हैंड सोल्जर, पिक्ड अप 5 स्ट्रेंथ, किल्ड, पिक्ड अप 5 स्पीड, पिक्ड अप 5 डेज लाइफ स्पैन, पिक्ड अप। जाओ फेंग का हर स्विंग एक किल, और हर किल एक एट्रीब्यूट पॉइंट। उसके पीछे उसके यंग हो और शार्प वॉरियर्स भी फुल मैडनेस मोड में थे। कैपिटल कॉमंडोन के पीछे मरो। 1 घंटे से कम वक्त लगा। चिन का बैनर छोटे शहर के ऊपर लहराने लगा। सिटी बिल्कुल क्लीन हो चुकी थी। हैंड सोल्जर्स की लाशें हर तरफ पड़ी थी। जाओ फेंग ने चेन ताओ के पास जाकर फिस्ट कप सल्यूट किया। जनरल चेन, ये हैंड सिटी पूरी तरह कैप्चर हो चुकी है। जनरल लियू वानजैंग कैंप का दूसरा कमांडेंट थोड़ी जेलसी भरी स्माइल के साथ बोला, कमांडेंट जाओ, आज तो आप सच में छा गए। गेट टूटते ही डायरेक्ट अंदर दौड़ पड़े। आपके कमांडेंट कैंप ने तो अकेला ही आधा शहर क्लियर कर दिया। हा, जनरल लियू, बस मेरे शार्प वॉरियर ज्यादा दिन से बोर्ड थे। बैटल मिला तो सब टूट पड़े। चेन ताओ ने तुरंत कमांड टोन में बोला, वॉर स्पीड का खेल है। यहाँ से हैन कैपिटल सिर्फ 100 मील दूर है। हमें जनरल ली से जल्दी मिलना है। इस सिटी में गैरिसन चाहिए जब तक लॉजिस्टिक्स आर्मी अराइव न हो जाए। फिर उसने पूछा, कौन रुककर सिटी क्लीन करेगा? जाओ फेंग ने लाइटनिंग स्पीड से कहा, मैं रुकता हूं। हजारों लाशें, मतलब हजारों एट्रीब्यूट पॉइंट्स। इससे बेटर मौका कौन सा मिलेगा? आज तो सारे एट्रीब्यूट 700 के ऊपर ले जाऊंगा। बहुत अच्छा। चेन ताओ खुश हुआ। जनरल यू मेरे साथ आगे चलेगा। कमांडेंट जाओ, तुम यहीं रुककर लॉजिस्टिक्स आर्मी का वेट करो। जैसे ही वो मिले इमीडिएटली आगे बढ़ना। दोनों समझ गए जनरल।
वानजेंग कैंप के ट्रूप स्प्लिट हो गए। चेंताओ और लियू आगे निकल गए। चले जाने के बाद जाओफेंग ने अपने 5 यंग हो को बुला लिया। कैपिटल कमांडेंट, ऑर्डर्स, सबने एक साथ बो किया। जाओफेंग ने काम लीडर लाइक वॉइस में कहा, सिटी सिक्योर हो चुकी है, अब लॉजिस्टिक्स आर्मी का इंतजार। झांगहान, बैटलफील्ड क्लियर करो। जो सोल्जर्स हमारे इंजर्ड हैं उन्हें वुंडेड सोल्जर कैंप भेज दो, और एक भी हैंड सोल्जर को जिंदा मत छोड़ना। जो डेड होने का नाटक करे उसे भी खत्म करना। जी कैपिटल कमांडेंट। झांगहान तुरंत निकल गया। ली दाओ, तुम लोग पिट्स खोदोगे सिटी के बाहर। वेकवान, तुम्हारी टीम सारी हैंड सोल्जर्स की लाशें सिटी से बाहर ले जाएगी और तुरंत दफनाएगी। जाओफेंग ने सबको परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर दिया। पहली बार इतना बड़ा कमांड संभाल कर भी बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ। वेकवान थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछा, कैपिटल कमांडेंट, लाशें दफनाना तो लॉजिस्टिक्स आर्मी का काम होता है ना? जाओफेंग ने सीधा जवाब दिया, हाँ, पर एनिमी सोल्जर्स फेक डेड बनकर लॉजिस्टिक्स आर्मी को मार देते हैं। मेरी कमांड में ऐसा कभी नहीं होगा। समझ गया। वेकवान का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। उसको अपना वो खतरनाक नियर डेथ एक्सपीरियंस याद आ गया। ऑफ कोर्स, जाओफेंग ने सोचा, ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज है। असली वजह तो है फेट ऑफिशियल सील से एट्रीब्यूट फार्मिंग। यंगहो अपने अपने टास्क्स पर लग गए। सिटी में टोटल कुछ 3000 हैंड सोल्जर्स थे, हाफ स्लेव्स। क्लीन अप फास्ट हो गया। 10% एट्रीब्यूट बोनस, शायद आज ही सारे एट्रीब्यूट 700 क्रॉस कर जाएं, जाओफेंग ने सोचा। शाम तक झांगहान रिपोर्ट ले आया। कैपिटल कमांडेंट, सारी लाशें दफना दी गई हैं। जैसे ही उसने ये कहा, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स एक के बाद एक फ्लैश होने लगे। टैलिंग एट्रीब्यूट पॉइंट्स, कलेक्टेड 56 स्ट्रेंथ, कलेक्टेड 48 स्पीड, कलेक्टेड 53 कॉन्स्टिट्यूशन, कलेक्टेड 60 स्पिरिट, collected 60 days lifespan. Congratulations, all attributes exceeded 700. Awarded first order treasure box. अगले ही सेकंड जाओफेंग ने अपने पूरे शरीर में एक क्वालिटेटिव लीप फील की, जैसे हर सेल को पावर वॉश मिल गया हो। अपडेटेड एट्रीब्यूट पैनल। एज 16, स्ट्रेंथ 1056, स्पीड 712, Constitution 716, Spirit 702, Lifespan 86 years 360 days, Portable space 7 cubic meters, Cultivation Dragon Elephant Scripture, Techniques Descending Dragon Palm, Explosive Fist, Basic Mastery, Punch equals 2 times Strength. जाओफेंग ने गहरी सांस ली। 700 प्लस। एक एट्रीब्यूट बढ़ता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर सारे एट्रीब्यूट्स थ्रेशोल्ड क्रॉस करते ही ये तो बिल्कुल नया लेवल फील हो रहा है। अब कौन रोक सकता है मुझे? श्यांग यू, भाई अभी तो तू पैदा भी नहीं हुआ होगा। जब तक तू बड़ा होगा मैं तो कल्टीवेटर बन चुका हूँगा। उसके अंदर पावर लिटरली फ्लड हो रही थी। लॉजिस्टिक्स आर्मी आ गई? जाओफेंग ने पूछा। आ गई कैपिटल कमांडेंट, झांगहान ने रिपोर्ट दिया। अच्छा, उन्हें बोलो खाना तैयार करें। शार्प वॉरियर्स आज रात रेस्ट करेंगे, कल सुबह से फिर मार्च। झांगहान के जाते ही जाओफेंग ने उत्तेजित होकर वो ट्रेजर चेस्ट खोला जो उसे ऑल एट्रीब्यूट 700 प्लस होने का रिवॉर्ड मिला था। ओपन फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर चेस्ट। यू हैव obtained 500 टाल्स ऑफ गोल्ड। पैनल पर प्रॉम्प्ट चमका। टोटल मिलाकर उसके स्टोरेज स्पेस में अब 5000 टेल से ज्यादा सोना जमा हो चुका था, पर बैटलफील्ड पर इसका कोई यूज नहीं। जाओफेंग ने चेस्ट बंद किया। उसके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। गोल्ड तो था, पर बेकार। ना तो बैटलफील्ड पर खर्च सकता था, ना ही माँ को भेज सकता था। इस युग में ना ट्रांसपोर्ट ठीक था, ना पोस्टल सिस्टम। जंग के दौरान तो एक सिंपल लेटर घर भेजना भी मुश्किल था। हैंड से उसके गांव तक एक चिट्ठी पहुंचने में महीनों लग जाते। और सोना भेजकर अगर मिलिट्री जज के लोगों को पता चल जाए, सीधा गंभीर अपराध। ये सोना वेस्ट हो रहा है,
अगर मैं इसे अपने लॉयल लोगों को कल्टीवेट करने में लगा दूं, तो मैं अपनी माँ बहन को प्रोटेक्ट कर सकता हूं और साथ ही अपने फ्यूचर की बुनियाद भी रख सकता हूं। किन का अंत एक महाभयंकर युग होगा। जाओ फेंग ने अपने स्टोरेज स्पेस का सोना देखा, फिर आने वाले इतिहास की परछाइयां याद की। एम्बिशन उसके दिल में फूट पड़ा। लियू बेंग जैसे आदमी जो एक छोटा सा पवेलियन चीफ था, वो भी एम्परर बन गया। मेरा तो स्टार्टिंग पॉइंट उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। मैं मेन कॉम्बैट कैंप में हूं और मेरी स्ट्रेंथ के दम पर मैं लगातार मेरिट कमा सकता हूं, प्रमोशन पा सकता हूं। अगर किन दुनिया को एक कर दे तो न जाने मैं किस पड़ाव तक पहुंच सकता हूं। और जब किन का पतन होगा, अगर मेरे पास अपनी आर्मी हो, अपने ट्रेन लोग हों और मैं उन्हें कल्टीवेशन का बेसिक सिखाना शुरू कर दूं, तो एक अलग ही राज्य की बुनियाद रखना कोई सपना नहीं होगा। इतिहास में जाओ टुआलाम का एक किन जनरल था। किन शी हुआंग ने उसे 100 यूए पैसिफाई करने भेजा। वहां उसने अपना नमयुए रिकी किंगडम खड़ा किया। और किन के बाद भी हैन के कई एम्परर उसके बाद आए गए, पर वो जिंदा रहा। और मेरे पास लाइफ स्पैन कलेक्ट करने की एबिलिटी है। कौन मुझे हरा सकता है? कौन मुझसे ज्यादा जी सकता है? आर किंग्स एंड नोबल्स बॉर्न टू द हाई पोजिशंस? वो एक लाइन उसके दिल में तीर की तरह उतर गई। मैं गलत सोच रहा था। इस दुनिया में आ ही गया हूं और वापस नहीं जा सकता, तो इस दुनिया में जीना भी पूरी तरह से चाहिए। जब वो महा अशांत काल आएगा, पावर के बिना मैं माँ बहन को कैसे बचाऊंगा और वांग यान से शादी कैसे कर पाऊंगा? किन की विजय और उसके बाद के दंगे फसाद दोनों निश्चित हैं। इसलिए मुझे अपने भविष्य के लिए लड़ना ही पड़ेगा, अपनी सॉवरेनिटी के लिए। उस पल जाओ फेंग की पूरी सोच बदल चुकी थी। 2 साल बाद घर जाके दुनिया से छुप जाने का सपना अब उसे खुद ही मजाक लग रहा था। समय यूं ही बीतता गया। हाफ मंथ से भी ज्यादा गुजर गया। शिनजेंग, हैन की राजधानी से सिर्फ 5 मील बाहर 90,000 किन सोल्जर्स ने कैंप जमा लिया था। ये एक ही बात का संकेत था कि शिनजेंग के आसपास के सारे हैन शहर अब किन के कब्जे में थे। और अब आर्मी सीधा हैन कैपिटल के दरवाजों तक पहुंच चुकी थी। मेन कैंप ली तेंग मुख्य स्थान पर विराजमान थे। दोनों कॉम्बैट और लॉजिस्टिक्स के कमांडर्स दोनों तरफ बैठे थे। हैन की राजधानी हमारे सामने है। कोई कुछ कहना चाहता है? ली तेंग की आवाज गंभीर थी। जनरल, मैं वैनगार्ड बनना चाहता हूं। हैन कैपिटल को मैं ही फतेह करूंगा। सभी 10 वनजांग खड़े हो गए, मिलिट्री सैल्यूट के साथ बड़ी आवाज में बोले उठे। ली तेंग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए उसने एक बैम्बू स्लिप उठाई और ऊंचा करके बोला कि यांग सिटी में सीनियर जनरल ने हमें ऑर्डर दिया था 2 महीने में हैन कैपिटल को गिराना है और किंग ऑफ हैन को पकड़ना है। पर तुम सब में आधे महीने में आसपास के सारे शहर फतेह कर लिए। ये तुम्हारी हिम्मत और हमारे किन शार्प वॉरियर्स की तेज धार को दिखाता है। We still have 1.5 months. पर ये सीनियर जनरल की डेडलाइन है, हमारी नहीं। हाफ मंथ। ली तेंग की नजर बिजली की तरह कमांडर्स पर घूमी। हाफ मंथ में हैन कैपिटल फतेह कर सकते हो? कमांडर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, डर का नामो निशान नहीं। We will give our all. ली तेंग ने लॉजिस्टिक्स की तरफ मुड़कर पूछा। जनरल सॉन्ग, सप्लाईज ठीक हैं? बिल्कुल जनरल, सप्लाई लाइन सिक्योर हैं। आर्मामेंट्स अनडैमेज्ड जनरल, एरोस काफी हैं, सारे सीज इंजन्स फ्रंट पर ले आए हैं। आर्मी का चलना सिर्फ सोल्जर्स का काम नहीं होता, पूरी नेशन एक साथ हिलती है। अच्छा, तो कल हम पहले 3 लाख एरोज और 5,000 फ्लेमिंग प्रोजेक्टाइल से हैंड की फौज का हौसला तोड़ देंगे। फिर फुट सोल्जर्स अटैक करेंगे। वैनगार्ड जनरल ऊ हुआ। जनरल ऊ हुआ खड़े हुए, आंखों में एक्साइटमेंट। मैं निश्चित तौर पर हैंड कैपिटल को फतेह करूंगा। ली तेंग ने हाथ हिलाकर सबको डिसमिस कर दिया। कल का दिन हमारी कैंपेन का सबसे बड़ा दिन होगा। कमांडेंट कैंप जाओ फेंग जे एरिया उसके जुनहू कैंप फायर के आसपास बैठे थे। अभी तो ऑटम है, हाथ सेकते हुए जैंगहान बोला।
पर रातों की ठंड देखकर लगता है कि कुछ महीने बाद विंटर में आदमी जम ही न जाए। ज़ाओफेंग ने चुपचाप आंख की लपटों को देखा। उसके दिल में थॉट आया, इस युग में ग्लोबल वार्मिंग नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ की ठंड वाकई जान ले सकती है। ज़ाओफेंग थोड़ी देर सोचता रहा, पानी पिया और फिर सोचा। चैप्टर 45 वैनगार्ड आर्मी का फायदा। हान कैपिटल के दरवाजों पर क्वीन सिपाही। कैपिटल कमांडेंट! हान कैपिटल अब हमसे 10 मील से भी कम दूर है। ऊपर से कोई नया हुक्म आया? ज़ांग हान ने पूरे उत्साह के साथ ज़ाओफेंग की तरफ देखा। ज़ाओफेंग ने एक नज़र में ही सब समझ लिया। तुम वैनगार्ड बनना चाहते हो, है ना? ये तो बड़ा मौका है। जो सबसे पहले दीवार तोड़कर शहर में घुसेगा, चीफ मेरिट उसी को मिलेगा। कैसे ना चाहूं? पहले घुसना मतलब सबसे ज्यादा मार झेल का सामना करना। जिंदगी और मौत का सवाल। डर नहीं लगता? ज़ाओफेंग ने पूछा। कैपिटल कमांडेंट, शायद आप लॉजिस्टिक्स आर्मी से बस आए हैं, इसलिए वैनगार्ड आर्मी के रूल्स नहीं जानते। क्या रूल्स? ज़ाओफेंग ने आंख झपाते हुए पूछा। बताओ। वैनगार्ड में अगर आदमी मर जाए तो कॉम्पेंसेशन डबल होता है। अगर जिंदा बचे और दुश्मन मरे तो मिलिट्री मेरिट्स भी डबल मिलते हैं। और अगर उसके बच्चे हों, उनको 14 साल तक इंपीरियल कोर्ट संभालेगा और मिलिट्री सर्विस से भी छुट्टी। ज़ाओफेंग एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर तुरंत समझ गया। नो वंडर सब इतने उत्साहित हैं वैनगार्ड बनने के लिए। बिल्कुल, ज़ांग हान ने श्रद्धा से कहा। ये रूल खुद ग्रेट किंग शिनची हुआंग ने बनाया था। पहले तो कोई वैनगार्ड बनना ही नहीं चाहता था। ग्रेट रिवॉर्ड्स बिगेट ग्रेट वॉरियर्स। किन शी हुआंग ने इंसानी फितरत को जैसा समझा, कोई और नहीं समझ सकता। ज़ाओफेंग ने अंदर ही अंदर सोचा। वैनगार्ड के लिए बनाए गए तीनों बेनिफिट्स, मेरिट्स डबल, कॉम्पेंसेशन डबल, फैमिली सिक्योर, सब कुछ सोल्जर्स के दर्द को ध्यान में रखकर बना था। और जब डर ही नहीं बचा तो सिपाही जान की बाजी खेलकर भी लड़ने को तैयार हो जाते। ज़ांग मार्कस की बात से लग रहा है पूरी आर्मी वैनगार्ड बनने को तड़प रही होगी। वे क्वान भी बोल पड़ा। हमारा कमांडेंट कैंपो चांस भी ना मिला तो? सच है, ज़ांग हान ने सर हिलाकर कहा। पता नहीं हमें मौका मिलेगा भी या नहीं। छोड़ो यार, सब ऊपर वाले फैसलों पर डिपेंड है। अगर हमें चांस मिला तो मैं तुम सबको ले जाऊंगा और मिलकर मिलिट्री मेरिट कमाएंगे। वैनगार्ड के बेनिफिट सुनकर ज़ाओफेंग के अंदर भी जुनून जाग गया था। अब वो मेन फाइटिंग कैंप का हिस्सा था। वो यहाँ आया ही इसलिए था, अपनी तकदीर को ऊपर चढ़ाने के लिए। एंड ऑफ किन का जो तूफान आने वाला था, उसे सर्वाइव करने के लिए पावर चाहिए। अपनी माँ, वो रॉयल पैलेस का ब्लड जिनसिंग और वांग यन, सब के लिए पावर जरूरी थी। और ज़ाओफेंग ने तय कर लिया था वो पावर लेके ही रहेगा। वे क्वान ने उसे देखा और अंदर ही अंदर समझ गया, मिस्टर ज़ाओ पर कुछ तो असर हुआ है। तभी चेनताओ के कैंप से एक मैसेंजर भागता हुआ आया। कमांडर ज़ाओ, यहाँ कमांडर ज़ाओ। प्रेजेंट। ज़ाओफेंग तुरंत खड़ा हो गया। जनरल चेन का हुक्म है, कल वानजियांग कैंप के सब आर्चर्स हान कैपिटल पर तीर बरसाएंगे। आप तैयारी कर लीजिए। ज़ाओफेंग ने सैल्यूट किया। जनरल चेन को कहना मुझे पता चल गया। मैसेंजर चला गया। ज़ाओफेंग बैठते हुए हंसी में कहा, लगता है हमारी जनरल को वैनगार्ड का मौका नहीं मिला। तुम सब चैन से सो सकते हो। कौन सी वानजियांग कैंप को मिला होगा? ज़ांग हान ने क्यूरियस होकर कहा। इससे क्या फर्क पड़ता है? ज़ाओफेंग हंसा। सिटी ब्रीच होने के बाद मैं तुम सबको ले जाऊंगा। अंदर हान सोल्जर्स भरे पड़े हैं। मिलिट्री मेरिट्स की कोई कमी नहीं। ज़ांग हान भी मुस्कुरा दिया। बात तो सही है। चलो सब लोग टेंट्स में जाकर आराम करो। ज़ाओफेंग ने हाथ हिलाकर कहा, कल बड़ा दिन है। ज़ाओफेंग्स टेंट। वो सीधा बिस्तर पर लेटे ही आंखें बंद करके स्पिरिचुअल पावर को फैलाने लगा। अभी तक नेचर की स्पिरिचुअल एनर्जी का कोई एहसास नहीं होता। या तो ये दुनिया में नहीं है या मेरी स्पिरिचुअल पावर ही बहुत कमज़ोर है। चलो कोई बात नहीं, ड्रैगन एलिफेंट स्क्रिप्चर कल्टिवेट करता रहूँगा। 10 दिन में ही मेरे एट्रीब्यूट्स रोज़ बढ़ रहे हैं, और वो भी बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के। अगर फ्यूचर में उसे हार्नेस कर पाया तो बढ़ोतरी तूफान की तरह होगी। और वो रात भर कल्टिवेशन में डूब गया। नेक्स्ट डे। ब्लेयर 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 ब्लेयर। हान कैपिटल
शिनजेंग के बाहर युद्ध के भारी हॉर्न्स गूंज उठे। क्वीन आर्मी अटैक करने वाली है, सब लोग दीवारों पर चढ़ जाओ। हॉर्न्स बजते ही हान सोल्जर्स में अफरा तफरी मच गई। क्वीन आर्मी ने अटैक शुरू भी नहीं किया था, पर हान सोल्जर्स का हौसला पहले ही टूट चुका था। सबको पता था हान कैपिटल बचना मुश्किल है। ये कैसा हंगामा है? एक कड़क आवाज गूंज उठी। डर क्यों रहे हो? जनरल काओ, ये तुम्हारे ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं। ज़ांग पिंग, हान का प्राइम मिनिस्टर, बड़े गुस्से में आगे बढ़ा। काओ ही तुरंत घुटनों में गिरने जैसे टोन में बोला, प्राइम मिनिस्टर, गलती मेरी है, मैं नाकाबिल हूँ। हान राज्य का शानदार समय कब का बीत चुका था। बाओ युआन उनका आखिरी असलियत वाला जनरल था। उसके बाद सिर्फ डब्लू लोग बचे थे। ज़ांग पिंग ने गहरी निराशा से उसे देखा, पर मजबूर भी था। यही सबसे ज्यादा काबिल आदमी था हान कैपिटल में। इंपीरियल गार्ड्स कहाँ हैं? प्रेजेंट! हजारों इंपीरियल गार्ड्स एक साथ चिल्लाए। 5000 इंपीरियल गार्ड्स को अब सुपरवाइजरी आर्मी बनाया जाता है। जो भी सिपाही डरकर भागेगा, ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जो भी डिसिप्लिन तोड़ा, एग्जीक्यूट। प्राइम मिनिस्टर की आवाज दीवारों तक गूंज गई। मैं प्राइम मिनिस्टर आज कुछ शहर की दीवारों पर खड़ा होकर क्वीन इस भयानक हमले से लड़ूंगा। वी ओबे! इंपीरियल गार्ड्स ने तीनों तरफ तेज निगाह डाल दी। डेथ प्रेशर के आने से हान सोल्जर्स और स्लेव्स भी शांत हो गए और अफरा तफरी थोड़ी सिमट गई। सब सिपाहियों को कह दिया जाए, हान अभी हारा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की आवाज बिजली की तरह गरजी। मुझे खबर मिली है, जाओ और वी दोनों राज्यों से मिलियन स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट आर्मी आ रही है। अगर हम 1 महीना दीवार संभाल लें, तो क्वीन आर्मी का अंत निश्चित है। ये सुनकर हान सोल्जर्स के दिलों में थोड़ी सी आस की चिंगारी फिर जाग उठी।